तो कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग खत्म हुई है बार्सिलोना सोशियोस की आपस में, जिन्होंने डिसाइड किया है कि बार्सिलोना की लाइसेंसिंग और मर्चेंडाइज जो है उसको उन्होंने बेचने का फैसला किया है 49%, और टेलीविज़न राइट्स जो हैं 25% वो भी बिकेंगे, जिससे इसमें 700 मिलियन यूरोस के आसपास जो फंड्स हैं वो बार्सिलोना जनरेट कर लेगी। और ये स्टेप्स जो हैं उनको उठाने पड़े क्योंकि बार्सिलोना का आप जानते हैं कि डेट जो है वो $1 बिलियन से भी ज़्यादा है, कुछ $1.3 बिलियन के आसपास का है। उसके बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो प्लेयर्स को साइन करने के लिए फ़ंड्स इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, और वेज बिल भी उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। तो उस सब को ठीक करने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है, और फंड्स इस तरीके से जो है बार्सिलोना ने जनरेट करने की कोशिश करी है। तो बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के मन में कि भाई ये मीटिंग क्यों हुई है, सोशियोस कौन है, बार्सिलोना को क्यों ये करना पड़ रहा है। तो मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में और जितना मेरे से हो सकता है आसान भाषा में मैं इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि बार्सिलोना के ओनर्स कौन है, ओन कौन करता है बार्सिलोना को। जैसे हम देखते हैं कि भाई प्रीमियर लीग की अगर हम बात करते हैं तो रोमन अब्रामोविच ओनर थे चेल्सी के, अब टॉड बोली और उनका कंसोर्टियम हो गया है। ग्लेजर्स जो हैं वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को ओन करते हैं। शेख मंसूर जो हैं वो मैन सिटी के ओनर हैं। एफएसजी लिवरपूल को ओन करते हैं। लेकिन सोशियोस क्या होते हैं? तो सोशियोस का मतलब आसान भाषा में समझें तो फैन ओन्ड क्लब्स। तो मालिक कोई एक बंदा या एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, फैंस जो हैं वो ही मालिक हैं उस क्लब के। अब अगर स्पेन में मैं या ला लीगा में मैं स्पेसिफिकली बात करूं और क्लब्स की जो इस समय इस मॉडल पे हैं, तो वो हैं रियल मैड्रिड, एथलेटिक बिल्बाओ और ओसासुना, जो इस मॉडल पे हैं, सोशियो ओन्ड मॉडल पे इस समय ला लीगा में बाकी के जो क्लब्स हैं। तो ये 1990 में एक रूल आया था कि ला लीगा ने खुद नहीं निकाला था कि अगर कोई क्लब 1985 के बाद सोशियो ओन्ड मॉडल पे है और वो 5 साल तक कंसेक्यूटिवली प्रॉफिट दिखा सकता है तो वो सोशियो ओन्ड क्लब रह सकता है, नहीं तो किसी प्राइवेट पार्टनर को या किसी प्राइवेट एंटिटी को उसको टेक ओवर करना पड़ेगा और फिर वो एक प्राइवेट ओन्ड क्लब बन जाए। तो ये होता है सोशियो ओन्ड क्लब, जो कि बार्सिलोना भी है। अब सोशियो कितने हैं इस पूरे सिस्टम में? तो कुछ 1,43,000 के आसपास सोशियोज हैं। अब सोशियो कैसे बनते हैं? आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं, आपको कुछ फ़ी पे करनी पड़ती है मेंबरशिप की, और आपका कोई एग्जिस्टिंग फैमिली मेम्बर वो सोशियो का पार्ट होना चाहिए। और मतलब कुछ 3-4 और क्राइटेरिया हैं, आप देख लीजिएगा, उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। तो आप सोशियो बनना भी इतना आसान नहीं है, मतलब ऐसा कोई नहीं कि मैं बार्सिलोना का फ़ैन हूँ, सपोज इंडिया में बैठा हुआ और मैं सोशियो बन सकता हूँ। तो कुछ क्राइटेरिया मेरे को फुलफ़िल करने पड़ेंगे तभी वो पॉसिबल है। इतनी आसानी से नहीं है कि मैं मेम्बरशिप ले लूँ क्लब की और वो हो जाए। तो कभी भी कोई मीटिंग होती है तो क्लब प्रेसिडेंट क्या करता है, एक नंबर फिक्स है, 4,500 सोशियोस को वो बुलाते हैं मीटिंग में और उनके साथ डिस्कस करते हैं अगर क्लब के फ्यूचर के लिए या कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है जिससे क्लब को बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला होता है, या क्लब के आगे का डायरेक्शन जैसे उनको डिसाइड करना होता है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होता है, वो इस मीटिंग में डिस्कस होता है। तो वो आज यही मीटिंग बुलाई थी लापोर्ता ने सोशियोस के साथ। तो अब एक बार जान लेते हैं कि आज की मीटिंग में क्या हुआ। तो जब मीटिंग शुरू हुई तो 636 मेंबर ही आए आउट ऑफ 4,478। फिर लापोर्ता ने समझाया कि ये जो भी हम राइट्स वगैरह बेचेंगे और जो इकोनॉमिक लीवर्स हैं उनसे हमको 700 मिलियन यूरोस जनरेट करने में मदद मिलेगी। फिर वोटिंग हुई 49% ऑफ BLM यानी बार्सिलोना लाइसेंस एंड मर्चेंडाइजिंग की, जो कि अप्रूव कर दी मेंबर्स ने, और 49% लाइसेंसिंग जो थी बार्सिलोना की वो अब कोई प्राइवेट पार्टनर को बेच सकते हैं। ये सेम चीज़ 25% टेलीविज़न राइट्स के लिए हुई, वोटिंग हुई उसके लिए, और वो भी जो मेंबर्स ने थी वो अप्रूव कर दी। अब टेलीविज़न राइट्स और लाइसेंसिंग बेचने का क्या मतलब है? 49% लाइसेंसिंग बेच दी है BLM, बार्सिलोना लाइसेंसिंग एंड मर्चेंडाइजिंग, ये बार्सिलोना ने 49% सेल कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अब बार्सिलोना जो है कुछ प्राइवेट पार्टनर्स को ढूंढेगी, और वो जब लाइसेंस और मर्चेंडाइजिंग के राइट्स खरीद लेंगे बार्सिलोना से तो वो उनके ऊपर होगा कि वो कैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और बार्सिलोना का नाम जो है वो इस्तेमाल करके कुछ भी मतलब वो यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, सर्विसेज बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये सौंफ का डब्बा बेचना है, ठीक है, अब मैंने खरीद लिया है BLM, मैंने खरीद लिया, मैं एक वो प्राइवेट पार्टनर हूँ, ड्रॉग बाबा ने खरीद ली 49% BLM। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को ड्रॉग बाबा सौंफ बेचनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस डब्बे पे बार्सिलोना का लोगो लगा के बेच सकता हूँ। तो उससे ये मेरा सौंफ का जो डब्बा है ये और अट्रैक्टिव हो जाएगा, बार्सिलोना फैंस को अट्रैक्ट करेगा, और मेरे प्रोडक्ट की सेल जो है
वो स्काई रॉकेट हो सकती है। तो ये एक मैंने बहुत ही आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि लाइसेंसिंग और मर्चेंडाइजिंग अगर मैंने खरीद ली तो मैं उसका क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे पेज में हम देखते हैं, ई फुटबॉल में देखते हैं कि सारी टीम्स जो होती हैं वो लाइसेंस नहीं होती, जैसे चेल्सी उसमें लंदन ब्लू होती है। तो इस तरीके से क्या होता था, लाइसेंस नहीं है पेज के पास तो वो रियल मैड्रिड या चेल्सी का नाम यूज नहीं कर सकते अपने गेम में। इसी तरीके से आप लाइसेंसिंग यूज़ करके आपका जो मन है आप कर सकते हैं उसके साथ। मतलब जो मन है वो तो ऑब्वियसली देखिए 51% अभी भी बार्सिलोना का मेजॉरिटी स्टेक उनके पास है, तो से उनका ही होगा। और वो ऑब्वियसली ये देखेंगे कि भाई जिनके पास भी लाइसेंसिंग और मर्चेंडाइजिंग जा रही है वो उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से जो है आप बेच के अपनी मर्चेंडाइजिंग पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, पैसा जनरेट कर सकते हैं। एंड सेम विद टेलीविजन राइट्स ऑल्सो, 25% टेलीविजन राइट्स बेच दिए हैं बार्सिलोना ने। तो अगर हम पूरी इस डील का फिगर देखें तो इट इज़ अराउंड 700 मिलियन यूरोस। फिर आप उसमें 200 मिलियन स्पॉटिफाई ने जो इंजेक्ट किया है वो भी ऐड कर देंगे तो 900 मिलियन यूरो का ये टोटल हो जाता है। तो 1 बिलियन यूरो के आसपास का ये फिगर हो गया। तो इससे कई सारी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती है बार्सिलोना के लिए। एक तो उनके पास ट्रांसफर्स करने के लिए फंड्स आ जाते हैं, उनकी जो अभी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी ठीक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लेवेंडोस्की का केस देखें तो अभी बार्सिलोना के लिए बहुत मुश्किल था लेवेंडोस्की को साइन करना, जूल्स कुंडे को साइन करना जिनमें उनका इंटरेस्ट था। लेकिन अब इतना पैसा आ जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट को सही करके, जैसे हमने सर्जी रोबर्टो को देखा वेज कट लिया उन्होंने, उमतीती को देखा वेज कट लिया, डेम्बेले जाएंगे तो वेज बिल फ्री होगा। फिर अभी फ्रैंकी डियोंग की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद वो वेज कट लेके रुक सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर वेज बिल को ठीक करने में मदद करेंगे और पैसा और ज़्यादा आ गया बार्सिलोना के पास। तो अब बार्सिलोना इज़ इफेक्टिवली बैक इन द ट्रांसफ़र मार्केट। तो अभी हम जो सुन रहे थे ना 48 घंटे में, पिछले 48 से 72 घंटे में जो न्यूज़ आई है कि जूल्स कुंडे बार्सिलोना जाना चाहते हैं, जूल्स कुंडे बार्सिलोना जाना चाहते हैं। लेकिन हम सब ऐसे बोल रहे थे कि भाई पैसे तो है नहीं इनके पास, ये कैसे इस प्लेयर को साइन करेंगे, कैसे इसको लेके आएंगे यहाँ पर वापस से। मतलब पैसा है नहीं, साइन कर नहीं सकते, ट्रांसफ़र के लिए फ़ंड है नहीं, तो कैसे बार्सिलोना ये सब चीज़ें करेगी। तो ये तरीके हैं इस चीज़ को करने के लिए। तो अब अगर जूल्स कुंडे को साइन कर सकती है बार्सिलोना तो वो डेफिनेटली पॉसिबल है, लेवेंडोस्की भी पॉसिबल है, कुलिबाली भी पॉसिबल है। तो एक तरीके से शॉर्ट टर्म में तो इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स हैं ये। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपके पास आपकी ब्रांडिंग का, आपकी लाइसेंसिंग का, मर्चेंडाइजिंग का और टीवी राइट्स का फुल कंट्रोल नहीं होता तो शायद वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है आपको। बट अभी आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, बार्सिलोना के पास अभी ऑप्शन ही नहीं था जब वो फ्रैंकी डियोंग को बेचने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके वेज बिल में उनको चीज़ें बिठानी थी, फंड्स इकट्ठे नहीं हो रहे थे उनके पास और उनको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है फंड्स, क्योंकि लेवेंडोस्की को लेके आना है, कुलिबाली के पीछे जा रहे हैं, जूल्स कुंडे में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो यही एक तरीका था। लेकिन अभी भी मतलब ठीक है, दीज एसेट्स आर अप फॉर सेल। अभी क्या सेल अप्रूव हुई है, अभी ऐसा नहीं है कि आज वोटिंग हो गई और कल 700 मिलियन यूरो जो है बार्सिलोना के बैंक में आ जाएंगे। अब जो प्रोसेस चालू होगा कि उनको पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे ये खरीदने के लिए। मतलब आज तो सिर्फ ये डिसाइड हुआ है कि ये चीज़ें बेची जाएंगी, लेकिन उसका खरीदार कौन होगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भिड़ते ही जो है बार्सिलोना में आ जाएंगे पैसे, वो डील्स होंगे अभी तो। अब जैसे जो पार्टनर्स होंगे, प्राइवेट पार्टनर्स होंगे, क्या पता वो उतना वैल्यूएशन ही नहीं लगाएं जितना लपोर्ता और बार्सिलोना लगा रही है। जैसे वो सोच रहे हैं कि 700 मिलियन यूरो आएंगे, हो सकता है 500 या 600 ही दें। जो भी पार्टनर्स आएंगे वो लेवरेज पे रखेंगे बार्सिलोना को कि भाई तुम तो डेस्परेट हो, तुम आए हो बेचने अपने जो लाइसेंसिंग और मर्चेंडाइजिंग के राइट्स हैं, हम थोड़ी आगे से खरीद रहे हैं, तो हमारी शर्तों पे जो है वो भाई टर्म्स अग्री होंगी। तो इस तरीके के बहुत डिफिकल्ट नेगोशिएशंस अभी होने बाकी हैं। तो होंगी चीज़ें, पैसा आएगा बार्सिलोना के अंदर, लेकिन अभी उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखते हैं क्या होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आप मुझे बताएं एज अ बार्सिलोना फ़ैन आपको क्या लगता है, कि आपका रिएक्शन क्या है। और ऑब्वियसली मतलब जब क्लब की थोड़ी सी सिचुएशन ठीक हो जाएगी फाइनेंशियली एंड व्हेन क्लब स्टार्ट्स टू जनरेट मनी ऑन इट्स ओन, जब प्रॉफिट जनरेट करने लगेगी, बारसा जब खुद से पैसा जनरेट करने लगेगी, तो ये राइट्स और जितने भी लाइसेंसेस है आप वापस खरीद सकते हैं और वापस आप पूरी 100% ओनरशिप ले सकते हैं इसकी। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा उन सब चीज़ों में। तो आपका रिएक्शन क्या है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।